हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी की ही है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसको आप पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, और अगर इंग्लिश में बोलें तो आप उसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आज हमको ये पढ़ना है और ये संविधान के हमको पार्ट 9 में पढ़ने को मिलता है। तो ये हमको आज क्या है पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की जो क्लासें हैं वो चल रही मतलब कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वे में मैंने इतिहास को कवर कराने की कोशिश की है और बहुत कम टाइम में आपका जो इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, बहुत कम टाइम में मैंने कवर किया है और बहुत अच्छे से एकदम स्लाइड बाय स्लाइड एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए समझाया है। और उसके बाद में मैंने मैराथन क्लास भी बनाई है, जिसमें मैंने 4 मैराथन क्लास बनाई हैं आपके पूरे इंडियन हिस्ट्री की। जिसमें पहली जो मैराथन क्लास है वो आपकी क्या है, कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको संपूर्ण प्राचीन भारत को पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो दूसरी आपकी मैराथन क्लास है वो कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री है, यानी कि संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपको एक ही क्लास में पूरा मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने 2 क्लासें और बनाई हैं, जिसमें मैंने आधुनिक इतिहास को रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये बड़ा सेगमेंट था इसलिए मैंने इसको 2 क्लासों में रखा था। और इसमें आपको 2 क्लासों में पूरा का पूरा आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बहुत एक्सटेंस्ड वे में आपको पिक्चर्स के द्वारा बड़े ही पिक्चराइज करके मैंने इसमें पढ़ाने की कोशिश की है, मैपिंग के द्वारा कनेक्ट किया है। और ये दोनों क्लासों में आपको क्या है, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये 4 क्लासें आपके पूरे इतिहास को कवर करने के लिए सफिशेंट हैं। और इन चारों का अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 घंटे का आपका सिलेबस बनता है। और 30 से 35 घंटे का मतलब ये हुआ आप 4 से 5 दिन में इतना सारा कुछ पढ़ सकते हो। अब आगे मैंने इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दिया है, संपूर्ण भारतीय भूगोल को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने क्या किया है, उसकी 2 मैराथन क्लास भी बना दी हैं और पूरा का पूरा क्लास बाय क्लास मैंने उसको पढ़ा भी दिया है। तो 2 मैराथन क्लास बनाई हैं, जिसमें पार्ट 1 करके है और एक आपकी क्या है पार्ट 2 करके मैंने इसमें बनाई है। तो 2 मैंने क्लास इसकी बनाई हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा जो भारतीय भूगोल है उसको पढ़ सकते हैं। और 2-1 टॉपिक इसमें शायद अभी बचे हुए भी हैं, जिसको मैं अब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं, तो उससे पहले मैं कराने की कोशिश करता हूं, फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आता हूं इसके साथ में ही। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, और हाँ मैं बता देता हूँ, अगर ये जो मैंने क्लासें पढ़ाई हैं इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको पेड मिलेंगी, यानी कि आपको परचेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी PDF इतनी शानदार बनाई है मैंने, इतनी गजब की PDF बनाई हैं, आपको देखते देखते पूरा का पूरा भूगोल और इतिहास आपको याद हो जाएगा। इतनी शानदार PDF मैंने बनाई हैं, तो वो तो आपको पेड में मिलेंगी। और इनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाता है। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे। सर ये होता क्या है, सर पंचायती राज व्यवस्था ये क्या होता है, हमको तो कभी समझ ही नहीं आया ये पंचायती राज आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन को समझना पड़ेगा ये है क्या, और ये संविधान के किस पार्ट में दिया गया है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये संविधान के पार्ट 9 में यानी कि भाग 9 में दिया है। और भाग 9 क्या बोलता है, 243 से लेके 243 ओ तक इसका क्या है, मतलब ये आर्टिकल जो है ना, अनुच्छेद जो है 243 से लेके 243 ओ तक इसकी जानकारी मिलती है। ओ बोले तो 16 आर्टिकल आपके कंप्लीट इसमें मिलते हैं पढ़ने को, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी क्या है, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इतना सारा कुछ इसमें पढ़ने को हमको मिलता है। अब स्थानीय स्वशासन के बारे में हमने इतना सब कुछ तो पढ़ा। अब ये जो है ना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको समझते हैं, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। देखिए 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं,
एक तो विकेंद्रीकरण मामला होता है, एक केंद्रीकरण मामला होता है। तो देखिए केंद्रीकरण में क्या होता है, ऊपर सबसे सेंट्रल में आपका क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र के नीचे आपके स्टेट्स होते हैं, उसके नीचे आपके ज़िला होते हैं, फिर ब्लॉक होते हैं, फिर आपके ग्राम्स होते हैं। मतलब एक केंद्र होता है, केंद्र में कई एक स्टेट होते हैं। स्टेट क्या बनता है, वो कई एक राज्य जिलों को मिला के स्टेट बनता है, और ज़िला कई ब्लॉकों को मिला के बनता है, और ब्लॉक कई एक ग्रामों को मिला के बनता है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप चलते हैं तब आपको क्या मिलता है, केंद्रीकरण सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा आपका विकेंद्रीकरण है, जैसे कि नीचे से यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो बनाया गया है। यानी कि क्या है, आपको शासन की भी जो व्यवस्था है, जैसे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है ना, वो केंद्र लेवल से स्टार्ट होके सबसे पहले केंद्र लेवल में, फिर आपकी राज्यों में, फिर आपकी ज़िला में, फिर आपकी क्या है ग्राम में, ब्लॉक में, ऐसे चलती है। मतलब यहाँ पे सर इसका ये मतलब क्या बन रहा है, मतलब ये बन रहा है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो केंद्र है, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो राज्य है, उसके बाद ज़िला, फिर ब्लॉक, फिर आपकी क्या है ग्राम। यानी कि सबसे पहले कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होगा तो वो केंद्र लेवल से, फिर स्टेट लेवल पे, फिर ज़िला पे, फिर ब्लॉक पे, फिर ग्राम पे। यानी कि शासन की जो सबसे बड़ी पकड़ है ना वो केंद्र में है। लेकिन इधर विकेंद्रीकरण में क्या कहा गया है, विकेंद्रीकरण में बोला गया है कि जो शासन की जो व्यवस्था है ना वो आपकी कहाँ से होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। मतलब कोई भी क्योंकि भारत क्या है ना, भारत जो है ना वो ग्राम प्रधान देश है। मतलब क्या है, गांव में बसता है भारत। तो उसकी जो शासन की जो प्रणाली होना चाहिए स्टार्ट, वो ग्राम लेवल से होना चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पे जानी चाहिए, उसके बाद आपकी जिला लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर केंद्र लेवल पे जाना चाहिए। इस तरह से अगर शासन व्यवस्था होता है तो देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। क्योंकि देश में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम है। अगर ग्राम अपने आप में तरक्की करेंगे तो क्या है, ब्लॉक भी तरक्की करेगा, ब्लॉक तरक्की करेंगे तो फिर ज़िला में तो तरक्की होगी ही होगी। और जब ज़िला में तरक्की होती है ना तो स्टेट अपने आप को डेवलप कर लेगा, और जब स्टेट्स डेवलप होंगे तब केंद्र तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो ही जाएगा। यानी सीधी सीधी बात कहने का मतलब क्या है, अगर आप भारत को विकसित करना चाहते हैं तो ग्राम को क्या कीजिए, गांव को विकसित कीजिए। ये जो विचारधारा थी ना, ये गांधी जी की विचारधारा थी। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो गांधी जी बहुत बड़े इसके समर्थक थे। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, आपको विकेंद्रीकरण के जो समर्थक थे वो गांधी जी थे। और इसीलिए आर्टिकल जो 40 है आपका डीपीएसपी में, आर्टिकल जो अनुच्छेद 40 है ना, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात भी की गई है। तो आगे बढ़ते हैं तो और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमारा स्थानीय स्वशासन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय स्वशासन को समझने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें बनाई हैं। स्थानीय स्वशासन, एक तो आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मतलब ग्रामीण स्वशासन होता है। दूसरा आपका क्या होता है स्थानीय स्वशासन में, नगरीय स्वशासन होता है। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण स्वशासन में क्या चीज़ें हैं और नगरीय स्वशासन में क्या चीज़ें हैं। देखिए ग्रामीण स्वशासन में क्या होती हैं, सबसे पहले क्या है, ग्राम पंचायत होती है ग्रामों में। ग्राम पंचायत जो आप प्रधानी वगैरह के इलेक्शंस में, आप अगर गांव से संबंधित हैं, अपने प्रधानी का वोट दिया होगा, तो ये अगर आप वोट देते हैं तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो ग्राम पंचायत होती है। और उसका जो हेड होता है वो प्रधान होता है। उसके बाद आपने देखा होगा आपका ब्लॉक भी होता होगा, आपके क्षेत्र में एक ब्लॉक भी होता होगा, और उस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख भी होता होगा। तो उसको ब्लॉक पंचायत कहते हैं, जिसका ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होता है। ब्लॉक पंचायत, इसको क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और इसको क्या है, क्षेत्र समिति भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपने कभी ना कभी जिला पंचायत के भी इलेक्शन सुने होंगे कि जिला पंचायत में इलेक्शन में जो चुनाव होते हैं, और जिला पंचायत प्रधानी, ये सारे चुनाव आपके एक साथ हो जाते हैं। प्रधानी का, जिला पंचायत का, ये एक साथ होते हैं चुनाव, ज़्यादातर मतलब एक साथ ही होते हैं। तो ये जिला पंचायत में भी आपने वोट दिया होगा, और आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में भी सुना होगा। तो ये 3 प्रणालियाँ ग्रामीण स्वशासन में होती हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। ये इसके 3 आपकी क्या होती हैं, क्या होता है, 3 लेयर होती हैं इसमें, मतलब त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होती है। ऐसे ही आपकी नगरीय स्वशासन में भी है। एक आपकी क्या होती है, नगर पंचायत होती है, जिसका क्या होता है हेड, उसको अध्यक्ष कहते हैं। नगर का जो हेड होता है नगर पंचायत का, उसको हेड क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं।
उसके बाद आपने नगर पालिका भी सुनी होगी, बिल्कुल सर सुनिए, नगर पालिका परिषद जिसका नाम होता है। और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कस्बों में ये होता है चेयरमैन, चेयरमैन आपने सुना होगा, तो वो नगर पालिका का हेड होता है। और अगर छोटे कस्बे होते हैं ना, बहुत छोटे, उसमें क्या होता है नगर पंचायत होती है, तो उसमें क्या होता है अध्यक्ष होता है। अब एक होता है आपका नगर निगम। नगर निगम जो बहुत बहुत बड़े आपके नगर होते हैं ना, जैसे कि आप बहुत बहुत बड़े नगर, जैसे कि मैं अपने यहाँ का बरेली बोल दूँ और शाहजहाँपुर बोल दूँ, तो ये मेरे यहाँ के बहुत बड़े बड़े शहर हैं। मतलब ये क्या है, ये आपके क्या है, इसको नगर कहते हैं। और इसमें जो नगर निगम होता है ना उसको मेयर कहते हैं, मतलब उसका जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैंने आपको दो चीज़ें कैटेगराइज कराएं, एक नगरीय सुशासन को, एक आपके ग्रामीण सुशासन को। उनके अध्यक्ष और प्रमुख चेयरमैन जो भी थे उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे ये जो ग्रामीण प्रशासन है ना, इस ग्रामीण प्रशासन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ग्रामीण सुशासन है या फिर स्थानीय सुशासन है ये कब से चलने की कोशिश कर रहा था, कब से इसके इस्टेब्लिशमेंट की जो योजना है वो तैयार हो रही थी, कब से मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसका स्टार्ट हो चुका था। तो आपने 1793 में आप जाइए, 1793 में जब आप चार्टर एक्ट को देखते हैं और उसमें एक व्यक्ति का नाम आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थानीय सुशासन को इसी ने सबसे पहले क्या है शुरुआत किया था, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब एक रोल लेके आया था 1793 में। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने कलेक्टर का पद का सृजन किया था। इसने बहुत सारी चीज़ों को IPS IAS को क्या है बहुत सारी सुविधाओं को इसने लॉन्च करवाया था। और इसने जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थाने का इंचार्ज दरोगा जो था उसको बनाया था। तो स्थानीय सुशासन की शुरुआत भी इसी ने की थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई थी जिस लेवल पे आज है। उसके बाद 1864 में सर्वप्रथम मद्रास में स्थानीय सुशासन को मान्यता मिलती है। कहाँ पे? मद्रास में स्थानीय सुशासन को मान्यता मिल जाती है और स्थानीय सुशासन एक संस्था के रूप में धीरे धीरे उभरने की कोशिश करता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 1870 में लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड आता है। लॉर्ड मेयो जिस टाइम पे आते हैं उस टाइम पे क्या होता है, लॉर्ड मेयो ने स्थानीय सुशासन को और मजबूती देने के लिए उसे वित्तीय रूप से सशक्त किया था। क्या है उसको वित्तीय फाइनेंशियल, मतलब उसके लिए जैसे कि प्रधानी का इलेक्शन है ना, जब कोई प्रधान बनता है तो उसके लिए कुछ फंडिंग होती है। मतलब फंडिंग क्या, सरकार उसके लिए फंड देती है, उसका एक फंड बना के देती है कि इतने लाख रुपए या इतने रुपए आपको क्या है पूरी 5 साल के लिए आप अपने पंचायत में खर्च करोगे, उसका विकास करोगे, ये पैसा मिलता है। तो ये वित्तीय रूप से सशक्त करने की कोशिश लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली बार 1870 में की थी। फिर 1882 में जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आता है, इन्हें तो स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? स्थानीय सुशासन का जनक बोला गया है। किसको बोला गया है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन को जनक बोला जाता है और इन्होंने स्थानीय सुशासन के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद 1907 में एक रिपोर्ट आती है, एक हाब हाउस की अध्यक्षता में एक शाही आयोग का गठन होता है। हाब हाउस एक व्यक्ति हैं और ये इनकी अध्यक्षता में एक शाही आयोग, जिसको राजकीय आयोग भी बोल सकते हैं, और इसका गठन होता है शाही आयोग का, जिसमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की जाती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि स्थानीय सुशासन की बात की जाती है। फिर आपने अधिनियम तो पढ़ा ही होगा 1919 का, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इसी चैनल पे जो शुरुआत की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लासें हैं उन पे जाके देखिए, जाके 1919 का अधिनियम, जिसमें भारत शासन अधिनियम में बताया गया था हस्तांतरित विषय के रूप में एक स्थानीय सुशासन को रखा गया। जो स्थानीय सुशासन का जो सब्जेक्ट है इसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया था और इसमें बताया गया था ग्राम पंचायत अधिनियम, एक अधिनियम बनाया गया था 1919 में ग्राम पंचायत अधिनियम के नाम से, जिसमें कहा गया था पंचायतों को पुनर्जीवित करना है। मतलब जो पंचायतें हैं 1793 से चली आ रही हैं और पंचायतों के फैसले बड़े ही अटल होते थे, तो उनको जीवित करने की बात की गई थी, मतलब उनको सशक्त बनाने की बात
की गई थी, उसके लिए एक 1919 में एक अधिनियम ही बना दिया कि अब ग्राम पंचायतों के लिए अधिनियम चालू है। फिर आपने 1935 का अधिनियम तो पढ़ा ही होगा, भारत शासन अधिनियम, जिसमें राज्य सूची के विषय में स्थानीय सुशासन को जगह मिलती है। किसमें? राज्य सूची के विषय में स्थानीय सुशासन को जगह मिलती है। और ये जो स्थानीय सुशासन है ना, ये किस सूची का विषय है? तो ये आपका राज्य सूची का ही विषय है। जैसे कि 3 सूचियाँ आपकी होती हैं ना, तो उसमें ये राज्य सूची का विषय है। मैं अभी आगे आपको शायद इसमें बताऊंगा अभी। अब देखते हैं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी यानी कि संविधान सभा बनी 1946 में, तब इसमें क्या रोल रहा है उसका। यानी कि हमारी संविधान सभा ने हमारे ग्रामीण सुशासन के लिए, हमारे स्थानीय सुशासन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या प्रावधान रखे थे, क्या योजना बनाई थी, क्या कॉन्सेप्ट निकाल के लाई थी। तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा है ना, उसमें एक व्यक्ति थे जो गांधीवादी विचारधारा के बड़े ही समर्थक थे, जिनका नाम था श्री मन्नारायण अग्रवाल। बहुत बड़े समर्थक थे गांधीवादी विचारों के, गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। और इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होना ही चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान के जो पार्ट 4 है ना, उसमें जो आर्टिकल आपका 40 है, जो DPSP में पढ़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्वों को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा आर्टिकल 44 में क्या बोला है, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। और आपका जो संविधान का जो पार्ट 9 है, जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, जिसमें आपका क्या है, आर्टिकल 243 से लेके 243 तक कुल आपके 16 अनुच्छेद आपके दिए गए हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद आपके दिए गए हैं। और अनुसूची 11 जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय दिए हुए हैं। और अनुसूची 12 जो कि नगर पंचायत से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका क्या है, 18 विषय आपके दिए गए हैं। तो ये आपके क्या है, ग्राम पंचायत में 18 मतलब 29 विषय हैं, और जो नगर पंचायत है उसमें आपके 18 विषय दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना, ये संविधान सभा में हमारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। हालांकि ये जो 12वीं और 11वीं अनुसूची है, ये उस टाइम पे नहीं जोड़ी गई थी, ये बाद में जोड़ी गई है, संविधान के संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये भी इनमें क्या है, ये 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में जो पंचायती राज आया है उसका इतिहास एक बार देखने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का इतिहास देखिए। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का इतिहास क्या है, आपने एक सुना होगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है। और इस परिषद का गठन क्यों होता है? जैसे कोई भी योजना बनती है तो योजना के निर्माण में राज्यों का भी अपना एक इम्पोर्टेंट योगदान रहना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, ये किसी भी योजना को अंतिम रूप मतलब एक तरीके से कोई भी योजना तैयार हो गई है, उसका जो अंतिम रूप से अनुमोदन करना रहता था ना, वो इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ही रहना था। और राज्यों का भी योगदान हो योजना के निर्माण में, इसलिए ये गठन की गई थी। उसके बाद एक और आपने सुना होगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल आई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट यहाँ पे काउंसिल नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, CDP प्रोग्राम आया था, जो कि USA के सहयोग से चलाया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। इसका पूरा का पूरा उद्देश्य था पूरी की पूरी कम्युनिटी को डेवलप करना था। और कम्युनिटी में क्या होते हैं, गाँव में आप देखिए कम्युनिटी वाइज लोग रहते हैं, तो उन कम्युनिटी को आप डेवलप करेंगे। जैसे कि आप हिंदू कम्युनिटी अलग देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी देख लीजिए, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं ना, उन कम्युनिटीज़ को आप अगर डेवलप करेंगे, उनके विकास के कार्य करेंगे, तो ये क्या होगा, उस पूरे के पूरे ग्राम का विकास होगा, पूरा का पूरा विकास जो है ना, पूरे ग्राम का डेवलपमेंट होगा। और ये USA के सहयोग से चलाया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम था और इसको आप बिल्कुल ही याद रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नेशनल मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको आप याद रखना। मैं यहाँ पे इसको सही कर दूंगा, प्रोग्राम यहाँ पे कर दूंगा। अब क्या होता है, ये सारे प्रोग्राम चल रहे थे और ग्रामीण सुशासन को ही सशक्त करने के रूप में ये चल रहे थे। तब क्या हुआ,
उसी टाइम पे पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियों का गठन किया गया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है कि ये आप अगर इस तरह से आप करते हैं ना तो ग्रामों का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा। और उसमें अलग अलग लोग अपनी अपनी क्या है विचारधाराओं के लेके आए थे। जैसे कि एक व्यक्ति आते हैं बलवंत राय मेहता, यानी ये अब जो पढ़ रहे हैं ये पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं, मतलब कुछ कमेटीज हैं जो पंचायती राज को डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई थी। तो बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनती है, एक समिति बनती है जो कि 1957 में बनती है। कब बनती है सर? 1957 में। और इन्होंने कहा था पंचायती राज जो है वो किस लेवल पे होना चाहिए, कितनी उसमें स्तर होने चाहिए। तो देखिए बलवंत राय मेहता जी ने बोला था, आज आप देखिए ग्राम पंचायत जो वो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद आपकी क्या है ब्लॉक पंचायत है, जिसको आप क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और उसके बाद आपकी जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय आपकी ग्राम पंचायत होती है। ये बात आपकी बलवंत राय मेहता बोल के गए हैं। और बलवंत राय मेहता वो व्यक्ति हैं जिनको पंचायती राज का वास्तुकार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपसे कभी भी ऊट पटांग क्वेश्चन आपसे डाला जा सकता है कि पंचायती राज का वास्तुकार किसको बोला जाता है। यानी पंचायती राज जो भारत में चल रहा है ना, उसका जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो निर्माण है वो किसने किया था? तो वो आपका बलवंत राय मेहता ने किया था। इनको वास्तुकार बोला जाता है इसका। और इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी, जिसमें ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, या इसको क्षेत्र पंचायत भी कहेंगे, या इसको पंचायत समिति भी कहेंगे, और इसको क्या है अगली क्या है इसकी जिला पंचायत। ये 3 लेवल पे आपकी होती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, 3 लेवल पे आपकी होती है। अब ये ब्लॉक पंचायत को आप क्षेत्र पंचायत भी बोलेंगे, पंचायत समिति भी बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो हमने बलवंत राय मेहता ने जो बोला है वो तो हमने देख ही लिया है। अब ये जो इन्होंने बोला था उस पर काम कैसे कैसे हुआ, तो आपने देखा सर्वप्रथम क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वप्रथम 1958 में इस ग्राम पंचायत के कॉन्सेप्ट को क्या है प्रायोगिक तौर पे क्या लिखा है, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ पे? 1958 में आंध्र प्रदेश में। सर्वप्रथम प्रयोग के तौर पे, अगर आपसे प्रायोगिक तौर पे पूछा जाए तभी आप आंध्र प्रदेश इसका आंसर लगाएंगे, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज को प्रायोगिक तौर पे कहाँ लागू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक व्यवस्था के रूप में पंचायती राज को लागू कब किया गया था, मतलब पंचायती राज नॉर्मली आपसे पूछा जाए, कानूनी तौर से पूछा जाए तो कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान के बागौर एक ज़िला है, वहाँ पे लागू किया गया था। और 11 अक्टूबर 1959 को फिर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, यानी कि 9 दिन के बाद फिर से आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। एक तो पहले प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में 1958 में, फिर क्या हुआ था 1959 में राजस्थान में इसको लागू किया गया था, और 1959 में आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद अलग अलग स्टेट में भी और भी जगह आपका क्या है ये लागू हुआ। जैसे कि 1960 में असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको लागू किया गया, 62 में महाराष्ट्र में लागू किया गया, और 63 में गुजरात को लागू किया गया, और 64 में आपका क्या है पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे इसमें लागू किया गया था, ऐसा नहीं एक ही टाइम पे सब जगह लागू हुआ था। तो पंचायती राज से संबंधित हमने पहली समिति को देखा, और मैं जो चीज़ें लाता हूँ ना बड़ी क्लियर और क्रिस्टल लेके आता हूँ, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई झिझक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली जो समिति आती है ना उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अगली समिति अशोक मेहता समिति आती है। ये 2 स्तरीय बात करती है, मतलब ये 2 स्तरीय पंचायती राज की बात करती है। जैसे उन्होंने 3 स्तरीय की बात की, इन्होंने 2 स्तरीय बात की। और 2 स्तरीयों में इन्होंने बात कौन सी की? एक तो आपकी मंडल पंचायत होगी, मंडल पंचायत वही जो ब्लॉक पंचायत होती है, वही जो क्षेत्र पंचायत कहते हैं। दूसरी आपकी जिला पंचायत। इन्होंने जो ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया था। इन्होंने 2 स्तरीय
पंचायत बनाई थी जिसमें मंडल पंचायत और जिला पंचायत की बात की गई थी। एक तीसरी जो ग्राम पंचायत थी उसको हटा दिया था। तो अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय की बात की, जिसमें इन्होंने क्या सिफारिश दी थी, इनके लिए कुछ सिफारिशें भी इन्होंने पेश की थी। 2 स्तरीय तो इन्होंने बात की ही है, और आपसे नॉर्मली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कितने स्तरीय की बात की है, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे कि इन्होंने किस चीज़ की सिफारिश की थी। तो देखिए, अशोक मेहता जी ने क्या बोला था, जो एसटी कमीशन जो मतलब एससी और एसटी जो आपका क्या है एक तरीके से कम्युनिटीज़ है, उसके आरक्षण की बात की गई थी। उनको मतलब थोड़ा आरक्षण मिलना चाहिए, उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। और आपने देखा होगा जब भी आपका प्रधानी और क्या मतलब ये इलेक्शंस होते हैं, तब आपने देखा कौन सी सीट है, कोई कहता है महिला सीट है, कोई कहता है अरे हरिजन सीट है। तो जो हरिजन सीट होती है ना, वही एससी एसटी का आरक्षण की बात करती है। अगर हरिजन सीट होती है तो सिर्फ हरिजन लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, और कोई भी कम्युनिटी का सदस्य इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ये बात उसमें होती है। और इन्होंने राज्य वित्त आयोग की भी बात की थी कि एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए जो इन क्षेत्रों को मतलब इन जो पंचायतों को इनको क्या कर सकते, इनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाए, ये बात इन्होंने की थी। और इन्होंने कहा था पंचायती राज मंत्री का पद भी होना चाहिए, यानी कि पंचायती राज जो मंत्री है ना, उसका एक पद होना चाहिए, पंचायती राज का पद होना चाहिए भारत में। और ये पंचायती राज का पद स्टेट में भी होना चाहिए और आपका केंद्र लेवल पे भी होना चाहिए, ऐसे इन्होंने बात की थी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात की थी। इन्होंने कहा था एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो कि इन चुनाव को आयोजित कराएगा, ये बात इन्होंने की थी। राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, किसी का मतलब राजनीतिक कांग्रेस हुआ, इस तरह से जो दल होते हैं ना, इसी तरह के दल आपने इसमें भी बात इन्होंने की थी। और इन्होंने कहा था कि ये दल होने चाहिए, इनको शामिल करना चाहिए। तो ये इन्होंने इतनी सिफारिश की थी। आपसे पूछा जा सकता है एससी एसटी कमीशन मतलब आयोग वो आरक्षण की बात किसने की थी, तो अशोक मेहता जी ने की थी। पंचायती राज के पद की बात अशोक मेहता ने की थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात अशोक मेहता ने की थी। राजनीतिक दलों को शामिल करने की बात अशोक मेहता जी ने की थी। अब तीसरी जो हम पढ़ते हैं जी.वी.के. राव समिति, एक समिति आती है जी.वी.के. राव समिति। अब इसको आप देखिए, जी.वी.के. राव समिति जो कि 1985 में आई थी, और ये आपकी अशोक मेहता की 1978 में आई थी। तो जी.वी.के. राव समिति आपकी 1985 में आती है। ये 4 स्तरीय पंचायती राज की बात करती है। और इसने जो 4 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी, जिसमें आपका ग्राम पंचायत हुआ करता था, आपका मंडल पंचायत हुआ करता था, आपका जिला पंचायत हुआ करता था, और इसमें आपका राज्य विकास परिषद भी हुआ करती थी। ये 4 स्तरीय की इन्होंने सिफारिश की थी। 4 स्तरीय की जब इन्होंने सिफारिश की थी, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जैसे कि क्या था, एसटी एसटी और महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो महिला सीट आती है ना, उसका भी आरक्षण होना चाहिए। ये जी.वी.के. राव समिति की ही देन है। राज्य वित्त आयोग का गठन हो, ये भी इन्होंने ही कहा था। हालांकि राज्य वित्त आयोग का गठन तो इन्होंने भी कहा था, और राज्य वित्त आयोग का गठन की बात इन्होंने भी की थी। और इन्होंने कहा था जो कार्यकाल होना चाहिए वो 5 वर्ष का होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। और ये जो 4 स्तरीय की बात की थी, और इसी तरह की एक 4 स्तरीय पंचायत आपकी पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, जिसमें ग्राम पंचायत है, फिर आंचलिक परिषद है जिसको ब्लॉक पंचायत बोलेंगे, फिर आंचलिक परिषद है, एक और परिषद है शायद इसको तहसील लेवल पे हो सकता है, और एक जिला पंचायत आपकी। यहाँ पे 4 स्तरीय जो पंचायत है वो आपकी कहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। और इसमें ये इनके नाम है, अंचल परिषद और आंचलिक परिषद। इनका क्रम लगाने को भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनका सही क्रम क्या है, ग्राम पंचायत, अंचल परिषद, आंचलिक परिषद, जिला पंचायत। तो आपको इनका सही क्रम पता भी होना चाहिए। क्या है, ग्राम पंचायत सबसे छोटे लेवल पे, फिर अंचल, फिर आंचलिक, फिर जिला पंचायत। ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद एक और समिति आती है एल एम सिंघवी समिति। 1986 में ही आपकी एक समिति आती है, एल एम सिंघवी समिति आती है। और एक समिति आती है पी.के.बी. थुंगन समिति, जो कि 1988 से 89 में आती है। इन दोनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक पैरेलल पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा खास नहीं है।
देखिए, संविधान में जब ये एलएम सिंघवी समिति आती है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए कहा एक संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। इनका मतलब इन्होंने कहा स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। संवैधानिक दर्जे की बात समझते हैं ना, संविधान में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होना चाहिए, संविधान में कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में इनका नाम होना चाहिए। ऐसी इन्होंने बात की थी एलएम सिंघवी जी ने। संविधान में इसका दर्जा तो मिलना चाहिए। सेम टू सेम बात आपकी पीकेवी थुंगन ने भी कही थी कि संवैधानिक दर्जा तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, ये तो बात बहुत अच्छी दोनों लोगों ने कह दी। लेकिन एलएम सिंघवी जी ने कहा था चुनाव जो है वो गैर दलीय व्यवस्था पे होना चाहिए। जैसे कि अभी जो अशोक मेहता जी कह रहे थे ना, राजनीतिक दलों का पार्टिसिपेट होना चाहिए, वैसा इन्होंने कहीं नहीं कहा एलएम सिंघवी ने। इन्होंने कहा गैर दलीय व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने कहा एक न्याय पंचायत भी होना चाहिए, ग्राम न्यायालय की भी स्थापना होनी चाहिए। मतलब ग्रामों में क्या होना चाहिए कि ग्राम पंचायत, जो मतलब ग्राम पंचायत नहीं, न्याय पंचायत। आपने सुना होगा न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 4-5 या 3-4 ग्रामों को मिला के उन पे एक क्या बनाई जाती है, न्याय पंचायत उनके लिए एक कर दी जाती है। कभी कभी ज़्यादा गांव भी हो जाते हैं, मतलब 3 से 4-5 गांव तो होने ही चाहिए आपके किसके लिए, न्याय पंचायत के लिए। और उसी को ग्राम न्यायालय भी कहते हैं। जो न्याय पंचायत होती है ना, उसी को ग्राम न्यायालय कहते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्याय पंचायत है जिसका नाम है ढकिया रगा, और वो कई एक मैंने तो देखा है, मेरा भी गांव है जिसमें एक ही गांव है फ़िलहाल, और मेरे पड़ोस के 2 गांव हैं, उनमें भी एक और गांव है, उसमें 4-5 गांव लगते हैं। लेकिन उन सबका जो न्याय पंचायत है ना, वो मेरा एक ही है, वो ढकिया रगा है। तो ये 4-5 मतलब कभी कभी 10-10 ग्राम पंचायतों को मिलाकर भी उन पे एक न्यायालय बना दिया जाता है, यानी न्याय पंचायत बना दी जाती है। और पंचायत वित्तीय आत्मनिर्भरता की बात की इन्होंने की, यानी कि पंचायतों को वित्तीय आत्मनिर्भरता मिलनी चाहिए, उनको वित्तीय संसाधन मिलने चाहिए। सीधी सीधी बात बोले, वित्तीय तो उनको पैसा दिया जाना चाहिए पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए। और ये बात पीके थुंगन ने भी कही, प्रत्येक राज्य में वित्तीय आयोग होना चाहिए, और ये वित्तीय आयोग अगर हर राज्य में है तो वो ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता भी देगा। ये इन्होंने बात की। अब इसके लिए ये सारी बातें समितियां बन गई, तो इस पे एकदम से क्या बोलूँ मैं, इसको प्रैक्टिकली लाने के लिए, इसको व्यवहार में लाने के लिए एक संविधान संशोधन आता है, 64 संविधान संशोधन आता है। 64वां संविधान संशोधन 1989 में ही आता है तुरंत। राजीव गांधी उस टाइम पे सरकार में होते हैं, और उन्होंने ये पहला प्रयास किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये जो बिल आया था ये लोकसभा से तो पास हो गया संविधान संशोधन का, और लेकिन राज्यसभा में जाके ये फेल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इनका हो जाता है ख़राब, मतलब ये ला ही नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, तबीयत इतनी गड़बड़ है कि अभी भी सही से बोला नहीं जा रहा। मतलब मैं बोल तो सही रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो आवाज़ है ना, वो सही से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मैं तो सही से बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गले में, सीने में ना एक तरीके की जकड़न आ गई है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है मुझे। और पंचायती राज की स्टार्टिंग अब देखिए कैसे होती है। एक तरफ हम लिखेंगे ग्राम पंचायत को, दूसरी तरफ हम लिखेंगे नगर पंचायत को। दोनों को पैरेलल देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैरेलल में चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती हैं और कम टाइम में कवर भी हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में ये 73वां संविधान संशोधन आता है, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे ही नगर पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आता है, और ये सेम ईयर में आता है 1992 में। एक ही बिल के द्वारा आता है, बस उसी बिल में क्या होता है, ग्राम पंचायतों की भी बात की जाती है और क्या बोलता हूँ, नगर पंचायतों की भी बात की जाती है। लेकिन उनके लिए अलग अलग थ्योरी लिख दी जाती है। उसको 74वां बोला जाता है, इसको 73वां बोला जाता है। उसके लिए भाग अलग कर दिया जाता है, इसका भाग अलग, इसके आर्टिकल अलग अलग, उसके आर्टिकल अलग। तो ये क्या है, इसके आर्टिकल्स की मतलब ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत को रखा गया है वो भाग 9 में रखा गया है, जिसके आर्टिकल आपके 243 से लेके 243 ओ तक दिए गए हैं, यानी कि कुल 16 अनुच्छेद हैं। ऐसे इधर भाग 9 ए में, या हिंदी में बोलें तो भाग 9 का बोल सकते हैं,
और इसके आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 जेड जी तक हैं, यानी कुल 18 आपके आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसके लिए, और 29 विषय दिए गए थे ग्राम पंचायतों के कार्य के लिए। यहाँ पे 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यहाँ पे नगर पंचायतों के 18 कार्य बताए गए हैं। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो और भी अभी ग्राम पंचायतों से संबंधित चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्या हैं। ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत इधर आपकी क्या है, न्याय पंचायत। देखिए यहाँ पे मैंने उनका कॉन्सेप्ट दे दिया है, और यहाँ पे वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर ग्राम बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो सारा प्रक्रिया है ये दोनों के लिए सेम है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, कैसे कैसे अधिनियम बना, ये इसके लिए भी सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा अलग, थोड़ा और मैंने उसका ग्राम जो नगर पंचायत है उसको एक्सप्लेन कर दिया जनसंख्या के बेस पे। देखिए 22 दिसंबर 1992 को बिल आता है और लोकसभा में ये पास होता है। क्या है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से ये बिल पास होता है। 23 दिसंबर 1992 को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है। यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए, लोकसभा ही लिखा रह गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए। राज्यसभा से पास हो जाता है। और 20 अप्रैल 1993 को क्या होता है, इस बिल पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इस पे क्या कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। यानी राष्ट्रपति का इस पे क्या हो जाता है, उनकी क्या होती है, क्या बोलते हैं, स्वीकृति मिल जाती है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू होता है। और 24 अप्रैल को ही आपका क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी पिछले 24 अप्रैल को मनाया गया था। जो अभी 24 अप्रैल गुजरा है ना, उसको पंचायती राज अधिनियम मनाया गया, मतलब पंचायती राज दिवस मनाया गया। और उत्तर प्रदेश में ये जो यही पंचायती राज जो है ना, ये 1994 के एक्ट से आया था। 1994 में एक एक्ट आया जिसमें यूपी में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था, और ये 22 अप्रैल 1995 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, यूपी में 22 अप्रैल 1995 को लागू होता है उत्तर प्रदेश में। बाकी प्रोसेस बनने की सारी यही रहती है, बस यूपी में ये 1994 के एक्ट से और 22 अप्रैल 1995 को लागू होता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे नगर पंचायत के मामले में देखिए, मैंने नगर पंचायत और बता ही दिया, एक छोटा कस्बा होता है और जिसका हेड अध्यक्ष होता है। नगर पालिका जिसके बारे में 3 लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए और उसका हेड चेयरमैन होता है। नगर निगम 10 लाख प्लस जनसंख्या होनी चाहिए, उसका हेड मेयर होता है। और यूपी में 17 नगर निगम हैं, और 17वां जो नगर निगम है ना, वो हमारा ही ज़िला है, शाहजहाँपुर है। जिस ज़िले में मैं रहता हूँ उसका नाम है शाहजहाँपुर, और वो हमारा 17वां यूपी का नगर निगम भी है। ये बहुत मतलब मेरे लिए एक उसकी बात हो जाती है कि 17वां अगर आ जाए तो वो मेरा ही ज़िला आता है। 17वां नगर निगम मेरा ही ज़िला पड़ता है। तो ठीक है, शाहजहाँपुर आपका 17वां नगर निगम भी है। यूपी में 17 नगर निगम हैं। अब ये मैंने यहाँ पे न्याय पंचायत की बात की। 3-4 ग्राम पंचायतों पर आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, ग्राम पंचायतों पर एक न्याय पंचायत होती है। और इनके कार्यकाल की बात तो 5 वर्ष होती ही होती है। अब यहाँ पे देखिए, कार्यकाल से पहले विघटित होने पर 6 माह में चुनाव होंगे। जैसे कि अगर कोई भी न्याय पंचायत में, मतलब ग्राम पंचायत में कभी भी ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ बड़े ही प्रैक्टिकल तौर से, कि कोई प्रधान है, उसकी डेथ हो जाए कार्यकाल के दौरान, और अभी टाइम पीरियड उसका मान लिया 2-3 साल बचा हुआ है, तो क्या होगा, उसके डेथ के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे और दूसरा प्रधान बना दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 6 महीने ही बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 6 ही माह बचे हुए हैं, और ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि चुनाव से मतलब 6 महीने बचे हुए हैं और प्रधान की डेथ हो जाती है, तब जाके ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो 6 महीने बाद फिर से चुनाव वैसे भी होने हैं। लेकिन एक अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे एक क्या हुआ था कि जो बीटीसी का चुनाव होता है ना, उसमें जो बीटीसी मेंबर थे, उनकी अचानक क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अचानक जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके 6 माह के बाद क्या करा लिए गए, 6 माह के बाद यहाँ पे क्या करा दिए गए, इलेक्शंस करा दिए गए। और मैंने खुद उसमें वोट दिया था, तो मुझे पूरी तरह से इसके बारे में पता भी है कि ऐसा हुआ था। तो वो दूसरे अब क्या बने हैं, बीटीसी मेंबर बने। ऐसा ही सेम प्रधान के मामले में भी होता है, लेकिन ऐसा अभी तक मैंने तो
होते हुए देखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ नहीं होता है, कई एक गांव में हुआ है, मेरे गांव में नहीं हुआ है अभी तक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे याद नहीं रह गया था, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, देखिए ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल्स मैं ये लिखना भूल गया। मैं देखता रहा कि मैं कहीं ना कहीं इसमें मिस कर रहा हूँ इस क्लास में कोई ना कोई चीज़, और मैं आर्टिकल को लाना भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग ये क्लास देख लीजिए, अगली क्लास जब भी आएगी तो मैं उसमें इन आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए आगे बढ़ूँगा और उसको इसी स्लाइड में जोड़ दूंगा। यहाँ पे ये जो है इसके नीचे वाली स्लाइड में जोड़ दूंगा, तब जाके आपको वो सही से जो आर्टिकल्स हैं वो भी मिल जाएंगे पढ़ने को, क्योंकि हम आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा और हमारे चैनल जो महान सर है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोगों में शेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।